सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक के 10वें अध्याय, जिसके कवि हैं उमाशंकर जोशी। इनकी दो कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। आज हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उमाशंकर जोशी का परिचय। उमाशंकर जोशी जन्म सन 1911, गुजरात में। प्रमुख रचनाएं विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, स्थापना भारा, शहीद, श्रावणी मेनो, विसामू, पार कांचन्या, गोष्ठी उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महाराज सोनेट, स्वप्न प्रायण। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन। निधन सन 1988। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देख कर छोटों की बढ़ाई। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अवदान का मतलब है इन्होंने जो साहित्य विधा में लिखा है, उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता का प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम हैं जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है, खासकर साहित्य की आलोचना में। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है। इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है, उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित और पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं है। दूसरी कविता है बगुलों के पंख। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई है, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफ़ी निकट ले जाती है। जोशी जी इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बुगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। नयनाभिराम यानी आंखों को सुख देने वाला। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंदने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। सबसे पहले कविता है बच्चों छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत यानी कि कवि कहता है कि जैसे मेरा कागज़ का जो पन्ना है, वो कागज़ का पन्ना मुझे कैसा लगता है, जैसे मेरा एक छोटा सा खेत है।
जैसे छोटे से खेत में किसान बीज बोता है, पानी डालता है तो फसल उगती है और उस फसल को देख कर एक किसान प्रसन्न हो जाता है, तो वैसे ही ये कागज़ भी कैसा लग रहा है मुझे, मेरा छोटा सा खेत लग रहा है और इसमें कल्पनाओं के बीज मैं डालता हूँ। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कि जो मेरा ये खेत है वो कैसा है, ये जैसे कोई कागज का एक पन्ना हो। कवि के लिए वो कागज का पन्ना है और एक किसान का एक जो खेत है, दोनों की कवि ने क्या की है, तुलना की है। कि मुझे मेरा ये जो कागज का पन्ना है वो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा एक छोटा सा खेत हो, कहीं जैसे आंधी के आई है कहीं से और उस आंधी के साथ कोई बीज उड़कर आ गया और मेरे खेत में बीजा गया है, वैसे ही मेरे मन में कहीं से कल्पना से कोई विचार आया और वो विचार जो है मैं इस कागज पर उतारने लग गया हूँ। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। कि कल्पना के रसायनों को पी, रसायन यानी जो हम खाद डालते हैं खेत में, बीज में खाद डाली जाती है फसल उगाने के लिए, तो कवि कहता है कि जैसे एक किसान खाद डाल डाल कर उस बीज को गला देता है और उससे फसल का निर्माण करता है, वैसे ही कल्पना रूपी रसायनों से मेरी ये कल्पना का जो बीज है, यानी जो मेरा विचार है, वो भी गल गया है। यानी कहने का मतलब है कि उस विचार से अलग अलग अंकुर फूटने लग गए हैं। शब्द के अंकुर फूटे, कि शब्द रूपी बीज अब फूट गए हैं। जैसे खेत में बीज बो देने पर उसमें खाद पानी डाल देने पर वो बीज फूट जाता है, उसमें से पौधा बाहर निकलने लगता है, ऐसे ही मेरी कल्पना से जो विचार मेरे मन में आया, उस विचार से शब्दों का निर्माण होने लग गया है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, जैसे अंकुर फूटा और वो पौधा बना, और वो पौधा पल्लव यानी पत्ते और पुष्प यानी फूल, कि जैसे वो पौधा फूलों और पत्तों से नमित, नमित यानी झुक गया है, जैसे उनके भार से वो झुक गया है, ऐसे ही कल्पना से जब शब्द बने और उन शब्दों के माध्यम से मेरे विचार भी जो हैं कागज पर उतरने लग गए हैं, पुष्पित पल्लवित हो गए हैं। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की। कि झूमने लगे हैं फल, कि जैसे पौधा बड़ा हो जाता है तो उस पर फल लहलहाने लग जाते हैं, वैसे ही मेरे भी उन एक विचार से, एक जो मेरे दिमाग में विचार आया, उस विचार से जो है उस पर भी जो है अलग अलग कल्पनाएं, यानी अलग अलग पंक्तियों रूपी फल झूमने लग गए हैं, शब्दों के फल झूमने लग गए हैं। रस अलौकिक, जैसे उन फलों से हमें अलौकिक यानी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा रस यानी आनंद प्राप्त होता है, उन फलों को खाने से जो मिठास मिलती है, ऐसा ही मेरे उन शब्दों से मुझे भी अलौकिक आनंद मिल रहा है। अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की, कि ऐसे जैसे फल को खाने से ऐसे लगता है कि उसकी मिठास से अमृत की धारा फूट गई हो, वैसे ही मेरी उन विचारों और कल्पनाओं से जो है इतना अलौकिक आनंद हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, कि जैसे कि अमृत की धारा फूट गई हो। रोपाई क्षण की, कि एक क्षण की रोपाई थी, यानी एक क्षण में मैंने बीज बो दिया था। कटाई अनंतता की, लेकिन उसकी कटाई क्या है, अनंत है। कि जितना भी हम उस कविता को पढ़ते जाएंगे उतना ही उसमें हमें आनंद और अधिक आनंद और अधिक आनंद प्राप्त होता रहेगा, उसमें नीरसता कभी नहीं आएगी। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, कि वो जितना अधिक हम उसको कविता को पढ़ते हैं, जितना अधिक और लोगों तक उसको भेजते रहते हैं, जितना उसका हम भावार्थ समझाते रहते हैं, उतना ही उसका आनंद जो है बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, कि जो मेरा ये छोटा चौकोना यानी जो ये मेरा कागज़ का पन्ना है, जो मेरे लिए मेरे एक छोटे से खेत के जैसा है, वो रस यानी आनंद का अक्षय पात्र है।
सदैव के लिए, यानी कहने का मतलब है कि जो मेरा ये कागज का पन्ना है जिस पर मैं अपने विचार और कल्पनाएं अभिव्यक्त करता हूँ, विचार रूपी अंकुर जब फूटते हैं तो उस पर फल, आनंद रूपी फल प्राप्त होता है। वो आनंद का रस जो है वो अक्षय यानी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। जितना इस कविता को पढ़ोगे उतना वो आनंद और भी अधिक बढ़ता जाएगा। दूसरी कविता है बच्चों बगुलों के पंख। बगुले जो हम देखते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं, आकाश में उड़ते हुए बड़े ही सुंदर लगते हैं। उनकी सुंदरता पर जो है कवि ने 4 लाइनें लिखी हैं। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। नभ में, नभ यानी आकाश, पांति बंधे, पांति का मतलब होता है बच्चों पंक्ति में बंधे हुए बगुलों के पंख, कि बगुलों के जो पंख हैं वो आकाश में पंक्ति में उड़ते हुए चुराए लिए जाती, वो मेरी आंखें उस सुंदर दृश्य को चुरा लेना चाहती हैं। कि जो पंक्ति में बंधे हुए आकाश में बगुले उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि उस सुंदर दृश्य को मेरी आंखें चुरा लेना यानी अपनी आंखों में बसा लेना चाहती है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कजरारे यानी काले काले बादलों की आकाश में छाया, कि आकाश में काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लग रहा है वो श्वेत काया, श्वेत यानी सफ़ेद रंग के बगुले, सतेज, सतेज यानी चमकीले, श्वेत यानी सफ़ेद, कि चमकीले सफ़ेद रंग के बगुले जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे काले काले बादलों पर संध्या तैर रही हो। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। कि होले होले, होले होले कहने का मतलब धीरे धीरे वो मुझे अपनी माया से यानी अपनी सुंदरता से मुझे बांध रही है, कृपया करके तुम उन्हें थोड़ा सा रोक के रख लो। कवि कहता है कि आकाश में पंक्ति बंधे हुए बगुले उड़ते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे काले काले बादलों पर जो है संध्या की लालिमा छा गई हो और वो मुझे अपनी माया से यानी वो बगुलों की सुंदरता जो है वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और आप उन्हें थोड़ा सा रोक लो, यानी मैं उस सौंदर्य को रोक कर अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हूँ। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पांति बंधी बगुलों की पाँखें। कि वो मेरी आँखें जो है उसे चुरा लेना चाहती है, किसे? आकाश में पंक्ति में बंधी हुई बुगलों की पाँखें, यानी बुगलों के जो पंख हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि मेरी आंखें उन्हें चुरा लेना चाहती है। तो बच्चों कवि जो है इस कविता के माध्यम से बगुलों के पंखों के माध्यम से प्रकृति के और उन बगुलों के सौंदर्य को जो है अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। धन्यवाद।